आपने इस तरह के आरोप बहुत बार सुने होंगे कि भारत के नेता अपनी जनता से बहुत झूठ बोलते हैं। बहुतों का झूठ पकड़ा भी गया है, मगर क्या आपने कभी सुना है कि कोई भारतीय नेता अमेरिका जाकर भारतीय मूल के अमेरिकियों के सामने इतना बड़ा झूठ बोल दे जिसे पचाने में पेट की आंत बाहर आके बोले कि भैया हमसे ना हो पाएगा। अब बताइए ये कारनामा कौन कर सकता है? सही पकड़े हैं, भारत के प्रधानमंत्री जी ने एक और बड़ा कारनामा कर दिया है। अब कारनामा ऐसा है कि उसकी पोल खुद उन्हीं की सरकार ने खोल भी दी है। पूरा मामला विस्तार से बताएंगे। इसके साथ ही ये भी बताएंगे कि आज सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को बड़ी वाली राहत दे दी है। आज तो भाजपा के बड़े बड़े नेता चद्दर तान के पूरी रात चैन की नींद सोएंगे, क्योंकि जो चाहते थे सुप्रीम कोर्ट ने उसे पूरा कर दिया है। वहीं मुहर्रम से ठीक पहले कोलकाता हाईकोर्ट ने निर्देश जारी किए हैं। ये भी आप सभी को जानना बेहद जरूरी है। जरा सी बात इंडिया गठबंधन की भी करेंगे। राहुल गांधी ने एक छोटा सा वीडियो क्लिप जारी किया है, उस पर भी चर्चा होगी। मगर उससे पहले आप सभी से अनुरोध है कि यदि आप मैं पहली बार देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को फॉलो और लाइक कर लीजिए। यूट्यूब पर सब्सक्राइब करके घंटा बजा दीजिएगा। देश को गोदी मीडिया के जहरीले प्रकोप से बचाने और आम आदमी की आवाज को बुलंद करने में हो सके तो हमारे सहायक बनिए। इस क्यूआर कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए हमें आर्थिक रूप से मजबूत करने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले इस खबर पर गौर करिए। बिहार बीजेपी के प्रवक्ता विनोद शर्मा ने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दिया है, यानी तलाक दे दिया है। मगर पार्टी छोड़ने के बाद जो बातें उन्होंने कही हैं उसे सुनना बेहद जरूरी है। भाजपा प्रवक्ता ने कहा है कि मैं ऐसे नेतृत्व के साथ कार्य नहीं कर सकता जो देश की महिलाओं की वीडियो वायरल होने के बाद अपने पहले ही वीडियो में मैंने कहा था कि इस वायरल वीडियो ने कट्टर से कट्टर मोदी समर्थक को भी भीतर से हिला दिया है, झकझोर दिया है। किसी की भी भक्ति या अंधभक्ति की एक सीमा होती है। बहुत सारे बीजेपी समर्थक और कार्यकर्ता ऐसे हैं जो मन ही मन कुढ़ने लगे हैं। न तो वो अपना आक्रोश दर्शा पा रहे हैं और न ही मणिपुर की हिंसा की तस्वीरों को बर्दाश्त कर पा रहे हैं। मगर इंतजार करिए, यदि अभी मोदी सरकार नहीं जागी और कार्यवाही नहीं की तो लोगों की नाराजगी का गुब्बारा और ज्यादा फूटेगा। और इसी तरीके से जैसे बिहार भाजपा के प्रवक्ता ने मानवता के नाते बीजेपी से नाता तोड़ा, विपक्षी गठबंधन यानी कि इंडिया लगातार विरोध कर रहा है। प्रधानमंत्री से चुप्पी तोड़ने और सवालों के जवाब देने की मांग कर रहा है। मगर प्रधानमंत्री जी हैं कि संसद परिसर में अपने ऑफिस में बैठकर सीसीटीवी में सब कुछ देखते रहते हैं, मगर सामने आकर जवाब नहीं देते। संजय सिंह समेत तमाम सांसद संसद परिसर में महात्मा गांधी की मूर्ति के पास बैठकर 24 घंटे धरना दे रहे हैं। इंडिया के सांसदों ने काला कपड़ा पहनकर अपना विरोध जताया है, मगर किसी भी विरोध का मोदी सरकार के ऊपर कोई असर नजर नहीं आ रहा है। लोग ये भी चर्चा करने लगे हैं कि जब 700 किसानों की मौत पर मोदी सरकार नहीं पिघली, जब तक चुनाव नजदीक नहीं आ गया, उसे किसानों के दर्द का एहसास नहीं हुआ, वो मोदी सरकार इस तरीके की चीजों से पिघल जाएगी क्या? इसकी उम्मीद बहुत कम है। खबर यह भी आ रही है कि 29 और 30 जुलाई को इंडिया के यानी विपक्षी गठबंधन के बहुत सारे नेता और सांसद मणिपुर का दौरा करने वाले हैं। मगर इतिहास में यह बात जरूर लिखी जाएगी कि 3 महीने तक मणिपुर जलता रहा और विपक्ष के नेता राहुल गांधी समेत तमाम विपक्षी लोग दौरा करने चले गए। लेकिन छोटे छोटे चुनाव में भी उड़न खटोले में बैठकर उड़कर दनादन यहां से वहां उड़ने वाले प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं जा सके। मणिपुर जाना तो बहुत दूर की बात है, दिल्ली में बैठकर भी मणिपुर पर एक शब्द बोलने की हिम्मत नहीं हो पा रही है। यकीन नहीं होता ऐसे व्यक्तित्व के ऊपर देश ने मुल्क की हिफाजत का जिम्मा सौंपा और भरोसा किया। पिछले कई सालों के मन की बात उठाकर यदि आप देख लें तो एक से बढ़कर एक निरर्थक बातें और गैर वाजिब मुद्दे आपको सुनने के लिए मिल जाएंगे। दुनिया भर की चीजें मिल जाएंगी जिनकी कभी कोई आवश्यकता नजर नहीं आती और ना ही जिनका कोई लाभ दिखता है, मगर इसके बावजूद वहां बोलने में दिक्कत नहीं होती। विपक्षी लोग ये भी कह रहे हैं, चुटकी ले रहे हैं कि चूंकि टेलीप्रॉम्प्टर देखकर बोलने की आदत है प्रधानमंत्री को, उसके बिना कुछ बोल नहीं पाएंगे और संसद में उसकी व्यवस्था नहीं है। मगर मैं ये नहीं मानता, प्रधानमंत्री बिना टेलीप्रॉम्प्टर के भी बोल सकते हैं और अच्छा बोल सकते हैं, मगर बोलने के लिए कुछ होना तो चाहिए। जब सवाल होगा कि 3 महीने से जल रहे मणिपुर को संभालने के लिए आपने क्या किया, तो जवाब क्या दिया जाएगा? मणिपुर के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं, ऊपर से इशारा तो मिले। मगर कहानी ठीक वैसे ही है जैसे ब्रजभूषण सिंह पर जब देश की पहलवान बेटियों ने यौन शोषण का आरोप लगाया और पूरा विपक्ष ब्रजभूषण सिंह की इस्तीफे की मांग करने लगा, तो ब्रजभूषण सिंह ने कहा कि मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं, एक बार ऊपर से आदेश तो आए। यानी कि देश की पहलवान बेटियों का मामला हो या फिर लगभग 3 महीने से जल रहे मणिपुर का मामला, भाजपा का शीर्ष नेतृत्व यानी सीधे सीधे प्रधानमंत्री को ही कह लीजिए, वो अपने किसी भी नेता से इस्तीफा नहीं मांग सकते, नहीं मांग रहे हैं। अब यह बात स्पष्ट हो चुकी है कि सारा खेल चुनावी गणित का है। चुनावी गणित गड़बड़ानी नहीं चाहिए, चाहे जनता के साथ जो होना है हो जाए। इसी मसले पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि यदि आपके दिल में देश के लिए प्रेम है तो पूरे देश में कहीं भी किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी जाति या धर्म का हो या फिर देश के किसी भी हिस्से में रहता हो, यदि उसे चोट लगती है तो आपको दर्द होगा। वो आदमी बंगाली बोलता हो, तमिल बोलता हो या फिर कुछ और बोलता हो, लेकिन यदि किसी देशवासी को चोट लगेगी तो आपको दर्द होगा। आगे राहुल गांधी ने कहा
कि आरएसएस और बीजेपी के लोगों को कोई दर्द नहीं होता। हालांकि इसके पहले ही 2-3 दिन पहले ही मैंने एक वीडियो में कहा था कि आरएसएस और बीजेपी के लोग वो मर्द हैं जिन्हें दर्द नहीं होता। इसीलिए तो मनोज तिवारी ने कहा था कि विपक्षी सांसद सब नामर्द हैं। अब पहले प्रधानमंत्री द्वारा अमेरिका में जाकर बोले गए महा झूठ की बात कर लेते हैं। वैसे देश के प्रधानमंत्री के बारे में झूठ शब्द का प्रयोग करना मेरे लिए बहुत दुखदायी है, चिंतित करने वाला है, मगर क्या करें, जब प्रधानमंत्री की सरकार ही उनकी बातों को झूठा साबित कर रही है तो हम कर भी क्या सकते हैं भाई। याद करिए 24 जून 2023 को प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका में थे और वहां उन्होंने भाषण दिया कि आज भारत में हर साल एक नया आईआईटी और एक नया आईआईएम बन रहा है। लोगों ने खूब तालियां बजाई, पूरा हाल तालियों की गड़गड़ाहट से डूब गया। लोगों को लगा कि वाह क्या बात है, अब तो पक्का विश्वगुरु बन जाएंगे। गजब का डंका बजा दिया भाई। मगर 26 जुलाई 2023 को मोदी सरकार संसद में जवाब देती है कि इस पिछले 5 वर्ष में एक भी नया आईआईटी या आईआईएम नहीं बना है। क्या हुआ, कोपड़िया चकरा गई क्या? फिर से सुन लीजिए, 1 महीना पहले प्रधानमंत्री अमेरिका में बोलते हैं कि भारत में हर साल एक नया आईआईटी और एक नया आईआईएम बन रहा है। खुद सुन लीजिए, 1 महीने बाद उन्हीं की सरकार संसद में जवाब देती है कि पिछले 5 साल में भारत में कोई भी नया आईआईटी या आईआईएम नहीं बना है। अब ये लेटर है, इसको ध्यान से पढ़ लीजिए और 2-4 भक्तों को दिखा भी दीजिएगा। इस लेटर में निचले हिस्से में क्वेश्चन ए और बी का जो जवाब लिखा है उसे ध्यान से पढ़ लीजिए। साफ साफ लिखा है कि पिछले 5 सालों में भारत में एक आईआईटी और आईआईएम नहीं बनाया गया है। पिछली वीडियो में हमने बताया था कि किस तरीके से भारत में केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 30% से अधिक शिक्षण पद खाली हैं। अब बिना गुरु के विश्वगुरु कैसे बना जाता है, यह सवाल उन्हीं से पूछ लीजिए जो हर साल एक आईआईटी और एक आईआईएम बनाते हैं अमेरिका में जाकर। हमें तो नहीं पता है। पिछले कई सालों से देश में ईडी का भयंकर प्रकोप चल रहा है। आए दिन कोई न कोई विपक्षी पार्टी का नेता ईडी के रडार में आइए जाता है। लगातार आरोप लग रहे हैं कि केंद्र सरकार ईडी नाम की एजेंसी का दुरुपयोग करते हुए विपक्षी दलों के नेताओं को डराने, धमकाने, उन्हें तोड़कर भाजपा में शामिल कराने का काम कर रही है। हालांकि इस तरीके के तमाम उदाहरण भी बताए जाते हैं, कर्नाटक से लेकर महाराष्ट्र तक और मध्य प्रदेश तक। इसी बीच विपक्ष के कई नेता सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, ये कहते हुए कि ईडी के डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा को अवैध तरीके से मोदी सरकार बार बार एक्सटेंशन दे रही है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि संजय कुमार मिश्रा का एक्सटेंशन अवैध है, यानी कि इलीगल तरीके से सरकार ने ईडी के मुखिया को बनाए रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक आदेश दिया कि 31 जुलाई तक संजय कुमार मिश्रा को पद पर रहने दिया जाए और 1 अगस्त 2023 से ईडी के नए डायरेक्टर होने चाहिए। हाल ही में मैंने आपको बताया था कि दोबारा से केंद्र की मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है, ये कहते हुए कि संजय कुमार मिश्रा को अक्टूबर तक पद पर बने रहने दीजिए। आज इस मामले में सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि 15 सितंबर तक ईडी डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा पद पर बने रह सकते हैं। सुनवाई के दौरान किसने क्या कहा जरा ध्यान से सुन लीजिए, कान खोल के सुन लीजिएगा। मगर उससे पहले एक बात और ध्यान में रखिएगा, जिस तरीके से पिछले कई सालों में देश में बहुत सारे ऐसे काम किए गए, बहुत सारी चीजें छुपाने की कोशिश की गई, सुप्रीम कोर्ट से भी छिपाई गई, राष्ट्रहित के नाम पर, राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर। जैसे राष्ट्रहित के नाम पर नोटबंदी हुई थी, परिणाम क्या हुआ आपके सामने है। सुप्रीम कोर्ट में जब राफेल मामला चल रहा था तब भी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कह दिया कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, डाटा नहीं दे सकते, बहुत सारी बातें नहीं बता सकते। ठीक वैसे ही बातें सुप्रीम कोर्ट से भी सामने आई है। सरकार के वकील ने राष्ट्रहित का हवाला देते हुए लंबी चौड़ी बात कही, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मिस्टर सॉलिसिटर, हम ये तस्वीर नहीं पेश कर रहे हैं कि आपका पूरा विभाग अक्षम व्यक्तियों से भरा है और केवल एक ही सक्षम व्यक्ति है। क्या ये पूरे विभाग को हतोत्साहित करने वाला नहीं है कि यदि एक व्यक्ति नहीं है तो ईडी काम नहीं कर पाएगा। इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जवाब दिया कि ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति अपरिहार्य है, लेकिन निरंतरता से देश को मदद मिलेगी। FATF समीक्षा देश की क्रेडिट रेटिंग निर्धारित करेगी और क्रेडिट रेटिंग यह निर्धारित करेगी कि देश को विश्व बैंक आदि से कितनी वित्तीय मदद मिल सकती है। FATF कमेटी 3 नवंबर से साइट विजिट पर आ रही है। इस पर जस्टिस गवाई ने कहा कि इस तथ्य पर विचार करते हुए ही पिछली बार फैसले में हमने ईडी डायरेक्टर के विस्तार को अवैध ठहराने के बावजूद 31 जुलाई तक पद पर बने रहने की अनुमति दी थी। हम ये भी कह सकते थे कि अब एक दिन भी संजय मिश्रा जी अपने पद पर नहीं रह सकते। इस पर सरकारी वकील ने वही काम करने की कोशिश की जो देश की राजनीति में आए दिन होता रहता है, डर दिखाने का। यहां भी कहा गया कि ऐसे अन्य देश भी हैं जो ये सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत ग्रे सूची में आ जाए। फिलहाल समीक्षा के अनुसार अनुपालक सूची में है। इस पर दूसरे पक्ष के वकील ने कहा कि यदि FATF की समीक्षा ही इसका कारण है तो अक्टूबर 2023 का ही विस्तार क्यों मांगा गया है, जबकि यह प्रक्रिया तो 2024 तक चलेगी और सवालों का जवाब सचिव प्रमुख द्वारा भी दिया जा सकता है, ना कि जांच एजेंसी के प्रमुख द्वारा। और समीक्षा 40 मापदंडों पर आधारित है, ना कि अकेले ईडी के प्रदर्शन पर। एक अन्य वकील ने भी कहा कि राजस्व सचिव FATF समीक्षा के लिए मुख्य व्यक्ति है और कुछ पद पर रहने वाले अधिकारी पिछले 3 वर्षों में बदल गए हैं, यानी कि जो विभाग ईडी से ज्यादा महत्वपूर्ण है उनके अधिकारी बदले जा सकते हैं, तो फिर ईडी के क्यों नहीं। यह भी कहा गया कि अगर एक अवैध व्यक्ति को जारी रखने की अनुमति दी जाती है तो हम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को क्या संकेत दे रहे हैं कि हमारे पास संजय मिश्रा के अलावा कोई व्यक्ति ही नहीं है जिस
जिसके एक्सटेंशन को अवैध ठहराया गया है। इसके बाद सरकारी वकील ने जो जवाब दिया उस पर जरा ध्यान दीजिएगा। उन्होंने कहा कि ईडी डायरेक्टर के खिलाफ याचिकाकर्ताओं की कुछ दलीलें यह सुनिश्चित करने के लिए दी गई हैं कि देश का नाम खराब हो, और इस बात पर प्रकाश डाला कि सभी याचिकाकर्ता राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। यानी कि जिन लोगों ने ईडी के डायरेक्टर को एक्सटेंशन दिए जाने का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट में अलग अलग दलीलें पेश की, वो लोग देश का नाम खराब करना चाहते हैं। अच्छा हुआ कम से कम सरकारी वकील ने यह नहीं कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के डायरेक्टर को हटाने का आदेश देकर देश का नाम खराब कर दिया। बहरहाल कुल मिलाजुलाकर खबर यह है कि अक्टूबर तक भारत सरकार ईडी के डायरेक्टर को पद पर बनाए रखना चाहती थी और सुप्रीम कोर्ट ने 15 सितंबर तक का वक्त दे दिया है। यानी कि राष्ट्रहित के नाम पर सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार की बात मान ली है। वहीं मुहर्रम से ठीक पहले कोलकाता हाईकोर्ट ने कई निर्देश जारी किए हैं। पश्चिम बंगाल पुलिस और राज्य के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को कथित ढोल नगाड़ों और खुली हवा में रसोई के कारण होने वाले सार्वजनिक उपद्रव की घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। मौखिक रूप से टिप्पणी करते हुए कोलकाता हाईकोर्ट ने कहा कि यह नहीं कहा जा सकता कि एक नागरिक को कुछ ऐसा सुनने के लिए मजबूर किया जाना चाहिए जो उसे पसंद नहीं है या फिर जिसकी आवश्यकता उसे नहीं है। कोर्ट ने कहा कि ढोल बजाना लगातार नहीं चल सकता और पुलिस को ढोल बजाने के लिए समय को विनियमित करते हुए तुरंत सार्वजनिक नोटिस जारी करने का निर्देश दिया गया है। यह भी कहा गया है कि सुबह में 2 घंटे और शाम को 2 घंटे की अनुमति दी जाती है। यानी कि सुबह 8 बजे से पहले शुरू नहीं करना है और शाम को 7 बजे के बाद ढोल नहीं बजना चाहिए। याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई थी कि उसके इलाके में मुहर्रम के त्योहार के बहाने स्थानीय गुंडों द्वारा देर रात तक लगातार ढोल बजाए जाते हैं, और जब याचिकाकर्ता ने पुलिस से मदद मांगी तो पुलिस ने उसे वापस भेजते हुए कहा कि जाओ पहले अदालत का आदेश लेकर आओ। हालांकि इस तरह के मामलों में पहले ही सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि कोई भी धर्म यह निर्धारित नहीं करता कि दूसरों की शांति को भंग करके प्रार्थना की जानी चाहिए। हालांकि बीते कुछ सालों में ऐसा देखा गया है कि अनेक त्योहारों पर, चाहे वो किसी भी धर्म से संबंधित हो, भक्ति और पूजा के नाम पर ढोल नगाड़े तथा कर्कश आवाज में पूरी रात डीजे बजाने का चलन शुरू हो गया है। सड़कों को जाम करके रैलियां निकालने का चलन शुरू हो गया है डीजे बजाते हुए। चाहे भले आपके कान का पर्दा फट जाए, कोई हार्ट का मरीज गिर के मर जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। मानवीय आधार पर इन सारी चीजों पर रोक लगाई जानी चाहिए, समय सीमा निर्धारित की जानी चाहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा। फिलहाल इतना ही। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।